गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए राजेश सतपुते और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके, सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। दिवाली के मौके पर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल से समझेंगे कि इस संवत पर समृद्धि का मंत्र या मुनाफे का मंत्र क्या रहेगा। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट का एक टेक्निकल सेटअप भी समझेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में। पहले एक ज़रा रुक करते हैं मार्केट का, और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, आज का स्टार है बैंक निफ्टी। अब तक करीब करीब 0.5% ऊपर उसको सपोर्ट कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर क्लियरली सिटी यूनियन बैंक करीब करीब 12% ऊपर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, और एक्टिव फाइनेंशियल, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, तो आईटी में ठीक ठाक मूव्स हैं। ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम इस समय आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। स्टॉक्स जो नीचे हैं उसमें बलरामपुर चीनी, डीएलएफ, बीएचईएल, एलएनटी फाइनेंस, एनएमडीसी, एमसीएक्स, आरती इंडस्ट्रीज। वीरू जी हाँ, तो ये थी अब तक की, अगर आप देखें छोटी सी एक झलकी बाजार की एग्जैक्टली क्या हुआ, छोटी सी समरी, और आपकी स्क्रीन पे जो विजुअल्स हैं वो हुंडई की लिस्टिंग के। हम तैयार हैं, बस हालांकि 30 सेकेंड लेफ्ट। और देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, हालांकि बहुत शानदार रिस्पांस नहीं मिला था क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे और एक स्पॉन्सर्ड आईपीओ था। और लेकिन अब जैसा है, अब देखिए, अब इनकी जो एक इनिंग है वो पूरी हो चुकी है। आप आए, आपने इन्वेस्टर्स से उनका रिस्पांस मांगा, एक ठंडी लिस्टिंग, बट उसके बाद यहाँ से ये रिंग बजने के बाद, ये बेल बजने के बाद एक नई पारी शुरू होती है। और निफ्टी स्टेबल है, एटलीस्ट आज हुंडई की लिस्टिंग को एक ठीक ठाक बाजार के हालात मिल रहे हैं। इट्स 1946, लगभग 1% नीचे 1939 बीएससी पे, तो करीब करीब 1% नीचे अनुज, बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग 1936। हाँ ठीक है वीरू, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय तो जो ग्रे मार्केट होता है उसमें 70 रुपये का भी डिस्काउंट हो गया था। लेकिन देखते हैं यार, मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आपको इवेंचुअली पैसा बना के देगा, क्योंकि इसकी अर्निंग्स प्रोफाइल अच्छी है। बस आईपीओ थोड़ा महंगा था, लेकिन देखिए ऑलरेडी अब थोड़ा सा फ्लैट लिस्टिंग है। फ्लैट लिस्टिंग इस मार्केट एनवायरनमेंट में इस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर ख़राब नहीं मानी जाएगी। लेकिन खैर असली टेस्ट तो जब लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जब नंबर्स वगैरह आएंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन वीरू, मेरी नज़र ना बार बार जा रही है बैंक निफ्टी पर, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज कुछ कमाल करने के मूड में है। 52,230 पर तो आ गया है ऑलरेडी, और अगर वो 52,300, 400 का वो जोन निकाला है इसने, तो मुझे लग रहा है कि फिर 52,500, 52,600 भी स्क्रीन पर पॉसिबल होगा, जो कल का हाई था। ध्यान रखिए, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट में शॉर्ट्स काफ़ी हैं, आज लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग वाला दिन है फाइनली। और आज टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, अभी तक वीरू ग्रीन ऑन ग्रीन काम कर रहा है। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। जी, मैं वही कहता रहा था ना जब आप वॉल पे जा रहे थे कि ईश्वर करे ये हरा रंग आज काम आए। चलिए अभी काम करते, ट्रेड्स लेते हैं। और विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपका पहला ट्रेड, मतलब आपके 2 कन्विशन आइडियाज आज के। हेलो वीरेंद्र जी, अनुज जी, देखो ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी यहाँ से वापस पॉजिटिव लग रहा है, जिसे बैंक निफ्टी के बारे में बात किया। लेकिन मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे कल भी सेशन में हमने देखा था बाइंग मूवमेंट देखने मिला था। मुझे लगता है आज भी इसी सेशन में देखने मिल सकता है। ऊपर में जो नई रेंज निकल के आई वो 1800 के आसपास की एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकती है, और नीचे में 1700 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। कल भी हमने नोट डाउन किया था, और आज भी उसी रेंज से वापस आप मूव करते हुए देखने मिलेगा। तो पहला कॉल बाय रहेगा एचडीएफसी बैंक 1800 के टारगेट के लिए, 1700 का स्टॉप लॉस। दूसरा इसी इसमें से एचडीएफसी लाइफ में भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। 770 के आसपास के टारगेट ऊपर में देखने मिल सकते हैं, नीचे में 738 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको भी बाय करना है। डेली और वीकली दोनों चार्ट सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिवली दिखा रहे, तो दोनों भी काउंटर में मेरा बाय कॉल रहेगा। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग।
आपके गुड दो मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी का जिक्र हो रहा था और इसी स्पेस में से आईसीआईसीआई बैंक, ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो लीड करता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर एक काफी स्ट्रांग रिबाउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। 4% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। हम यहाँ पे एक फॉलोअप में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1280 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 1300 एंड 1315, 1300 और 1315 तक की अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 1260 के आसपास रख के चलने की सलाह होगी। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है वो है इंश्योरेंस स्पेस में से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और टेक्निकली एक रिबाउंड यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो इसके फीचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 765 एंड 775 ये टारगेट्स होंगे एंड स्टॉप लॉस होगा 747 का। ओके, चलिए आप चलते हैं अमित सेठ के पास, उनसे जानते हैं उनकी दो ट्रेड्स। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? जी अनुज जी, इस समय की ट्रेड रहेगा एसबीआई ने काफी अच्छे से 800 के ऊपर के लेवल्स काफी पिछले कुछ दिनों से होल्ड किए हैं। ये स्टॉक भी एक बेस से बाहर आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक अपमूव टेक्निकली ड्यू है, जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके प्लेस्ड हैं। 805 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 825 और 830 के। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार में दैट इज कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में हमने कल एक क्रैक देखा था जिसका आज कोई फॉलो थ्रू नहीं है। ये क्रैक एग्जैक्टली हॉल्ट किया जहां पे मोरलेस इसका सपोर्ट है, और मॉर्निंग सेशन में हमने इसमें एक ओपन इज इक्वल टू लो एग्जिबिट होते हुए देखा, तो एक रिबाउंड का ट्रेड यहाँ पे बनता है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे लगभग 3570 का, और टारगेट्स रहेंगे 3650 एंड 3675 के। ओके, तो यहाँ पे अमित जी के दो ट्रेड्स भी हो गए। राजेश सतपति जी, ये कमेंट्स 3608 पे करीब 1% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी देखिए, एक कॉन्ट्रा ट्रेड होगा, वो रहेगा नेस्ले इंडिया पे। मुझे लगता है जो फॉल है इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन द क्रूशियल सपोर्ट। तो मुझे लगता है जब तक ये 2350 का लेवल इंटैक्ट है तब तक दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस 2350 से ही स्टॉप लॉस रखेंगे और नेस्ले बाय करेंगे। मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा, 2460 इसका टारगेट होगा। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं 80 पॉइंट्स का मूव मिलना चाहिए। तो नेस्ले पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा विप्रो। देखिए मुझे लगता है जहां पे मोमेंटम है, जहां पे स्ट्रेंथ है आईटी में, वो है विप्रो। तो विप्रो बाय करेंगे, 545 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इंट्राडे स्विंग प्ले करेंगे 570 575 के टारगेट के लिए। तो नेस्ले एंड विप्रो ये दो पिक रहेंगे फॉर 10 एम। ओके, अच्छा राजेश जी, एक बार भारतीय एयरटेल का चार्ट देखिए, क्या वापस वही सेम स्टोरी, करेक्शन खत्म और ऑल टाइम हाई? अनुदीप बिली में ये मेरे टॉपिक में मैंने रखा था, लेकिन एक छोटा ब्रेकआउट इसकी जरूरत है। 1715 1715 ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है इंट्राडे। मुझे लगता है अनुज जी, अगर ये 1715 के ऊपर चला जाता है तो आज एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी 1745 से 1750 तक। तो 1715 1715 के ब्रेकआउट के ऊपर अगर आता है तो डेफिनेटली बाय करें। 1700 का सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे और बाय करें भारती। वैसे अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। ओके, अब आईसीआईसीआई बैंक जो है अलॉन्ग विद सिटी यूनियन बैंक सेकंड टॉप गेनर। अनुज, आज ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो एटलीस्ट कह रहे हैं, आई मीन ठीक है बैंक निफ्टी कुछ करे ना करे भले ही आज, बट एटलीस्ट इस अर्निंग सीजन से शायद कुछ अगर पॉजिटिव सबसे अच्छा मिला आज हमें तो ये आज का दिन होगा। कह सकते हैं इस बात को? 100% वीरू, और बिल्कुल बहुत टाइम के बाद एक आपको एक मार्केट ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया है अर्निंग्स पर। अब तक तो हम 10% के नेगेटिव रिएक्शन देख रहे थे, आज पहली बार है जो हमने 10% का 12% का पॉजिटिव रिएक्शन देखा है यहाँ पर। ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और जैसा कि मैं कह रहा था वीरू कि ये शायद अनएक्सपेक्टेड लाइन था, बस ये है कि सुबह खुला ये करीब 7-8%, लेकिन 7-8% खुलने के बाद भी इसने आपको मौका दिया। देखिए उसके बाद भी इंट्राडे में ये स्टॉक करीब 5% चला था, और आज ये सुबह हमारी कमेंट्री में था कि आज का ये सबसे बड़ा गेनर हो सकता है। एक बार वो सुन लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक दो कारणों से, पहले तो एक बार इसका चार्ट देखिए, कल डे लो पर ये स्टॉक बंद हुआ, इसकी पोजीशनिंग काफ़ी ख़राब है, 2.5% ये स्टॉक कल गिरा।
मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज स्टॉक, मैं तो 5 से 6% लिखा है, 10% भी चल जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मतलब ये क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस आप इसके इंटरनल्स देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ तो नतीजे अच्छे, एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी है यहाँ पर। आशीष, इसने एनआईएम बढ़ा दी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बिल्कुल वीरो, देखिए मैं एक जो स्टॉक की मैंने बात की थी सिटी यूनियन बैंक की, ये स्टॉक करीब करीब 9% ऊपर है। वीरो, मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर ये स्टॉक में एक री रेटिंग आए। ओके, देखिए क्लियर कट आज आपके लिए एक मौका था यहाँ पर सिटी यूनियन बैंक में। अब आगे बढ़ते हैं। दिवाली के मौके पर निवेश और समृद्धि का मंत्र बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ महेश पाटिल। महेश जी से जानते हैं। महेश जी इस प्रदेश के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक हैं और करीब 25 साल से ज़्यादा का अनुभव इस मार्केट में महेश जी को है। महेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। क्या मार्केट में ये जो करेक्टिव फेज चल रहा है इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए? क्योंकि ये करेक्शन जो आई है वो अब बहुत लोग कह रहे हैं कि अर्निंग स्लो डाउन की वजह से आई है। तो अर्निंग्स तो एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए ब्रेड एंड बटर है, तो क्या इस करेक्शन को थोड़ा सीरियसली लिया जाए और क्या ये मार्केट यहाँ से और करेक्ट हो सकता है? काफी टाइम के बाद देख रहे हैं कि हम लोग की मार्केट में अभी थोड़ी करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इलेक्शन के बाद जो मार्केट एक पीक बना था, राइट, रिजल्ट्स के बाद, वहां से मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो काफी वीक हो गई है। ब्रेड्थ वीक होगी माने काफी कंपनी जो है इंडेक्स में, वो भी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रही है अभी। तो वो एक क्लियरली एक ट्रेंड है और उसका कारण तो एक सही बात की कि अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, क्योंकि वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। लास्ट 2-3 साल में अगर देखो तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 20% कैगर से चल रही थी। तो वो अभी ये क्वार्टर में और ये फर्स्ट हाफ के भी नतीजे आ रहे हैं, वहां पे हमें दिख रहे हैं कि हाई सिंगल डिजिट अराउंड 9-10% के आसपास ग्रोथ हो सकती है। तो क्लियरली उसके कारण भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और लास्ट 1 महीने से हमने देखा है कि एफआईएस की बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है। इनफैक्ट ये जो मंथ है, अक्टूबर मंथ है, यहाँ अभी लगभग ऑलमोस्ट $8 to $9 बिलियन, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ 80,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग हुई है। तो उसका भी असर मार्केट के ऊपर हमें दिख रहा है। तो एक करेक्शन जो है वो काफी वाइज है, बिकॉज मार्केट में जिस तरह से तेजी हुई थी, तो एक कंसोलिडेशन और एक काइंड ऑफ हेल्दी करेक्शन की नजर से हमें उसे देखना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है इकोनॉमी का और अर्निंग्स ग्रोथ का, वो भी ठीक ही है। ऐसा कुछ मेजर रिस्क नहीं दिख रहा है कोई भी सेक्टर में। हालांकि थोड़ी जो एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, उसके मुकाबले जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से नीचे आ रहे, इसके लिए मार्केट में थोड़ी करेक्शन हमें दिख रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मार्क करते हैं सबसे पहले पटेल साहब बैंक्स को। आज हम सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स को देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को हमने देखा, बहुत सारे बैंक्स अपने नंबर्स के साथ आ चुके हैं। एक वो फियर जो था कि एनआईएम्स यहाँ से सब्सटेंशियली रिड्यूस होंगे, वो डिपॉजिट्स को जो मोबिलाइज करने के लिए एक मुहिम या फिर एक जो जद्दोजहद है जिसमें आपको शायद अपने एनआईएम्स को सरेंडर करना पड़े, वो फियर आपको इन नंबर्स में दिखाई दे रहा है क्या अब तक? एनआईएम्स का जो फियर था कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होते हैं तो उसका असर रहेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे, तो वो इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि रेट कट का भी जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले अभी रेट कट्स हमें दिख रहे हैं कि थोड़े से पुश होंगे। इंडिया में इतने जल्दी रेट कट्स नहीं होंगे, बट क्लियरली बैंक्स में एक जो चैलेंज दिख रही है वो है कि डिपॉजिट ग्रोथ भी, और काफी बैंक्स के जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो थे वो काफी ऊपर थे। तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है, कुछ बैंक्स को, कि उसको नीचे लेके आए, तो इसलिए ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर थोड़ी प्रेशर आ रही है। तो आई थिंक उसके कारण बैंक्स के ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ ये साल के हैं वो वहां पे काफी म्यूटेड रहेंगे। और दूसरी एक चीज हमें दिख रही है कि थोड़ी सी स्ट्रेस दिख रही है कि अनसिक्योर्ड जो बुक है बैंक की, राइट, और रिटेल लोन्स है, वहां पे थोड़ी स्ट्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि कुछ इतनी ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। तो ओवरऑल बैंक्स में एक तरह से बोला जाए तो क्रेडिट ग्रोथ में स्लाइड स्लो डाउन
एटलीस्ट ये साल के लिए तो दिख रही है। तो इसके कारण बैंक स्टॉक्स, हालांकि बैंक स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी अच्छे लग रहे हैं, बट काफी हद तक मेरे हिसाब से जो कंसर्न थी निम की और से वो प्राइसेस में ऑलरेडी आई थिंक प्राइस इन होगी, ये मेरे से लगता है। ओके, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? अब सब लार्ज कैप आईटी के नंबर्स आ चुके हैं महेश जी, और नंबर्स मोर और लेस अच्छे थे टीसीएस को छोड़कर। अब लार्ज कैप आईटी या लार्ज कैप आईटी के नंबर्स तो वैसे ठीक थे। इनफैक्ट आईटी एक सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स के नतीजे जो है जहाँ पे ठीक ठाक आए, कुछ ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस भी काफी कम थी आईटी सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट ओवरऑल जो कमेंट्री आ रही है वो दिख रहा है कि एक तो बॉटम आउट डेफिनेटली हो गया सेक्टर, यहाँ से धीरे इंप्रूवमेंट होगी। हालांकि जो इंप्रूवमेंट होगी वो काफी स्लो होगी। बीएफएसआई सेक्टर जो है एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे आईटी कंपनीज केटर करती है, वहां पे थोड़ी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ओवरऑल आईटी सेक्टर में जो एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास ही नतीजे आ रहे हैं। ये साल हमें दिख रहा है कि बड़ी जो आईटी कंपनीज है उनकी ग्रोथ होगी अराउंड 5 to 7% के आसपास, ओके, विच इज रीजनेबल ग्रोथ। और अगले साल ये नंबर हाई सिंगल डिजिट 9-10% के आसपास जाने की संभावना है। ओके, आईटी पे बात हो गई यहाँ पर और बैंक्स पे बात हो गई। एक एक करके पॉकेट्स को और थोड़ा सा यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस अर्निंग सीजन में और जो बड़े डेंट्स पड़े हैं वो है एफएमसीजी, चाहे वो वॉल्यूम्स की फिगर हो, चाहे वो टॉप लाइन के नेगेटिव डाइवर्जेंस हो। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम आंकड़े, मार्जिन्स का थोड़ा सा प्रेशर में होना। और आप एफएमसीजी के इस ड्रॉप को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फेज था ना जून से लेके जुलाई अगस्त, एटलीस्ट उस स्पेस में बार बार जब बाजार कोलैप्स हो रहा था एफएमसीजी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विटनेस कर रहा था, बट सडनली आई थिंक Q2 नंबर्स के बाद ये कोलैप्स, यहाँ पर व्यू क्या है आपको? तो एफएमसीजी में कंज्यूमर में जहाँ पे जितनी अपेक्षा हो रही थी कि वहाँ पे रिकवरी होगी, बिकॉज रूरल इकोनॉमी में मॉनसून के बाद ऐसा लग रहा था कि पिकअप होगी। हालांकि सेकेंड हाफ में उसका ज्यादा असर होगा, बट ओवरऑल जो नतीजे आ रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट कर रही है। तो यहाँ पे एक तो कुछ एफएमसीजी कंपनीज को जनरली इम्पैक्ट भी हो रहा है कि थोड़ा जो D2C कंपनीज है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज जो मार्केट में आ रही है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एक्सेस टू डिजिटल चैनल्स, तो उसका भी थोड़ा असर दिख रहा है। उसके कारण थोड़ी मार्केट शेयर लॉस की वजह से ओवरऑल ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। हालांकि बाकी मार्जिन साइड में आई थिंक ऐसा कुछ ज्यादा प्रेशर है नहीं। मार्जिन, कमोडिटी प्राइसेस वगैरह स्टेबल है। सो आई मीन नॉर्मली अपेक्षा है कि सेकंड हाफ में अगर रूरल साइड में अगर इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे कि खरीफ प्रॉफिट, जैसे कि फार्मिंग, रूरल साइड पे इनकम लेवल्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो सेकंड हाफ में वहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। बट ओवरऑल सेक्टर में आई थिंक हमारा व्यू है कि ग्रोथ म्यूटेड रहेगी और वैल्यूएशंस वहाँ पे आई मीन ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पे ज्यादा साइड की संभावना कम दिख रही है इन सेक्टर में। ओके, मीनवाइल एक बार आप निफ्टी लेकर आइए, कंप्लीट कोलैप्स। और दिक्कत यही मार्केट की, जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ से बड़ा कोलैप्स आ रहा है मार्केट में। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए आप जरा स्क्रीन पर, 40 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी भी अब एग्जैक्टली उस फर्स्ट रेजिस्टेंस को, ऑप्शन जोन को रिजेक्ट कर अब 52,000 के नीचे। और मिड कैप इंडेक्स देखिए, मिड कैप मार्केट अब 550 पॉइंट नीचे, यानी कि 1% का इस समय मिड कैप इंडेक्स पर मूव। और एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर इस समय बहुत ही ख़राब मार्केट का, अब करीब 1:4 का एडवांस डिक्लाइन वापस। ये मार्केट कुछ अलग ही सेंस कर रहा है इस समय। बिल्कुल सेल ऑन रैली की ट्रेड प्ले आउट हो रही है इस मार्केट में, और कोई शायद ट्रेड प्ले आउट हो नहीं रही है। महेश जी, मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में क्या रिस्क अब इस समय ज़्यादा लग रहे हैं आपको, कंसिडरिंग जो बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर? काफी अर्से से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो रैली हुई है लास्ट 2-3 साल में, वो थोड़ी फंडामेंटल से आगे बढ़ गई है। तो वहाँ पे डेफिनेटली जो वैल्यूएशंस है वो
लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से काफी ऊपर है, तो वहां पे डेफिनेटली रिस्क लग रही है, बिकॉज यहाँ पे जिस तरह से लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक्स ऊपर आए थे, वो अगर लिक्विडिटी अगर निकलती है अंडर परफॉर्मेंस, तो वहां पे डेफिनेटली रिस्क ज्यादा दिख रही है। और ओवरऑल ग्रोथ भी जो है, अर्निंग्स ग्रोथ जो दिख रही थी, वो मिड कैप स्मॉल कैप में भी वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई दिख रही है अर्निंग्स ग्रोथ में। और तो इसके कारण ये सेक्टर में अभी थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई। इनफैक्ट मैंने जैसे बात की कि लास्ट 3-4 महीने से इलेक्शन के बाद ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ कम हो रही है, राइट? तो उसका असर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ी करेक्शन की संभावना है। मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टर को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर मार्केट में करेक्शन होती है तो इसमें ज्यादा ड्रॉडाउन हो सकते हैं। अच्छा महेश सर, एक और बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे यहाँ पे, मतलब इस बाज़ार की कूलिंग ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, कहीं पहले, मतलब जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे, पीएसयूज़ में कूलिंग ऑफ शुरू हो गई थी। वो एक्सट्रीम जो बन गया था पीक, उसके बाद अब चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ओएमसीज हों, चाहे रेलवेज़ हों, इवन द पीएसयू बैंक्स, इस आई थिंक कूलिंग ऑफ से पहले वहाँ पे कूलिंग ऑफ शुरू हो चुकी थी। आपको ये इस वक्त के प्राइस इन एंटायर पीएसयू बास्केट, जहाँ पे स्पेशली रिटेल काफ़ी ट्रैप्ड है सर, कैसे लग रहे हैं ये प्राइस? ये इस प्राइस पे कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करने चाहिए या फिर अभी भी अवॉइड कैटेगरी में प्लेस करेंगे आप इसको? सो पीएसयू सेक्टर अगेन लास्ट ईयर अगर कैलेंडर ईयर में देखा जाए तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी थी, राइट? काफी फर्ज बढ़िया रिटर्न दिए थे और काफी मात्रा में स्टॉक्स की री रेटिंग हुई, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज, ये जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे आउटलुक तो अच्छा ही था, बट जो री रेटिंग हुई थी वो काफी बड़ी मात्रा में हुई थी। तो इसलिए हमें वहाँ पे अभी एक कूल ऑफ और एक करेक्शन जैसी फेज दिख रही है। और अगर लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए, पीएसयू जो स्टॉक्स है कोई भी सेक्टर में हो, हालांकि आई मीन डिफेंस में हो, रेलवेज में हो, यूटिलिटीज में हो, ऑयल एंड गैस में, वो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ऊपर है। हालांकि एक बात तो सही है कि काफी पीएसयूज के जो परफॉर्मेंस है जो पहले हुआ करता उसके मुकाबले काफी अच्छा है। उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ प्रोफाइल है, उनके जो रिटर्न रेशियोज हैं, उनके डिविडेंड पे आउट काफी अच्छे हैं। तो एक तरफ से फंडामेंटली पीएसयू कंपनीज जो 5-6 साल 3-4 साल पहले थी उसके मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो एक मेरे हिसाब से जो एक नॉर्मलाइजेशन हो रही है पीएसयू में, और अच्छी कंपनी जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर देखा जाए पीएसयू पैक में, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफी ठीक ठाक ही है, ऐसे कुछ महंगे नहीं है। तो वहाँ पे अभी भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस नॉर्मल है। और पीएसयू नॉर्मली इकोनॉमी को लिंक रहती है, कोर टू द इकोनॉमी है, राइट? तो वहाँ पे अगर इकोनॉमी अगर अच्छी करती है डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो पीएसयूज को भी आई मीन उनकी ग्रोथ आउटलुक जो है काफी स्टेबल हो सकती है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी, और बात करने के लिए हमसे इन सब टॉपिक्स पर। अब चलते हैं मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझने के लिए। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। राहुल जी, इंडेक्स पर एक बड़ी करेक्शन, रिलेटिवली बड़ी करेक्शन अगर हम 2 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखने को मिली है। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? ये अनुज जी देखिए, निफ्टी क्लियरली यहाँ पर सेल ऑन राइज के सेटअप में जा चुका है। जब तक 25,000 का लेवल निकलता नहीं, आई थिंक जो भी बाउंस बैक आ रहे हैं यहाँ पर सेल होते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक टारगेट्स की बात है, मुझे लगता है कि ये 24,500 24,200 तक की तैयारी निफ्टी में देखी जा रही है। अक्टूबर सीरीज ये पहला एक सीरीज है पिछले 12-18 महीने में जहां पर बेयर्स ने एक तरह से डोमिनेट किया है। और जो लास्ट जो 7-8 सेशन बचे हैं अक्टूबर सीरीज में, इसमें हमें लगता है कि वोलेटिलिटी और इंक्रीज होती हुई दिख सकती है। जब तक आई थिंक 25,000 का लेवल निकलता नहीं है, सेल ऑन राइज की रणनीति रखे और इस मार्केट में एक तरह से लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखे। हमने देखा कि पिछले 2 सेशन में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा डेटा दिखाया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक वीक इंडेक्स था। जब मार्केट में शॉर्ट शुरू हुए तो बैंक्स में ज्यादा करके प्रॉब्लम देखी जा रही थी। और दूसरी तरफ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है जो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स या स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखो तो 7 अक्टूबर के लो से काफी दूर है इंडाइसेस अभी भी, जबकि निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है। तो ये एक लार्ज कैप ड्रिवन सेल ऑफ है निफ्टी के अंदर जो देखने को मिल रहा है।
आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखी जा सकती है। सिलेक्टिवली हमें लगता है कि यहाँ पर अब प्राइवेट बैंक्स में खास करके आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप हमें अच्छा लगता है लॉन्ग साइड में, और शॉर्ट साइड में ऑटो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन दिया है, तो ऑटो इंडेक्स में आप शॉर्टिंग के मौके यहाँ पर तलाश सकते हैं। भारत फोर्ज का स्पेसिफिक सेटअप हमें यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज की सेशन में दिख रहा है, जहां पर हमें लगता है कि 5 से 6% का क्रैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके अच्छा राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये जो आपने ऑटो की बात की कि ऑटो वीक्स हैं, ऑटोज वीक हैं, प्रेफर्ड शॉर्टिंग आइडियाज़ क्या हैं आपके ऑटो में? जी देखिए, दो स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड में एक ब्रेकडाउन है यहाँ पर। इनफैक्ट स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लास्ट मंथ, लेकिन अब एक तरह से लोअर हाई लोअर लो का सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 215 पे ब्रेकडाउन है, 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। हमें लगता है कि तकरीबन 195 तक के लेवल्स आपको अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो सिमिलर सेक्टर्स है, भारत फोर्ज, हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक 200 दिन के जो ईएमए है वो ब्रीच हुई है, और जो नीचे के टारगेट्स है तकरीबन 1325 तक के आ रहे हैं, यानी कि 100 पॉइंट की स्लाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि ऑटो इंडेक्स से एक तरह से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, और ओवरऑल ऑटो इंडेक्स में भी एक ब्रेकडाउन पिछले 2-3 सेशन में देखने को मिला है, जो कि इस वीकनेस को लीड करेंगे। ओके ऑटो में क्या क्या प्रेफर्ड शॉर्टिंग आइडियाज़ हैं उस पर हम बात करते हुए, मीन वाइल निफ्टी अब 24,712 और बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे, 52,000 की जोन के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा राहुल जी, एक और चीज़ आपने स्क्रीन पे देखी होगी, तमाम NBFC सिंक हुई, HFC सिंक हुई, उसमें बजा B2 का बहुत बुरा हाल था। शॉर्टिंग कैंडिडेट्स अभी भी आपके पास NBFCs में कुछ हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ी ओवरसोल्ड है इस वक्त? क्योंकि अगर आपको रेट सेंसिटिव्स में ही अगर शॉर्ट करना है तो बैंक्स में आप वैसे ही कंफर्टेबल नहीं है, बट व्हाट अबाउट NBFCs? जी देखिए, अगर NBFCs की बात करें तो ऑलरेडी अच्छा करेक्शन बी ट्विंस में देखने को मिला हमें। बजाज फाइनेंस तकरीबन 7,600-700 का भाव था, यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन मिल गया। बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छा करेक्शन मिल गया है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर एक बाउंस बैक आता है 3-4% का, तो एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल होते दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप डेली RSI देखें तो 30 के नीचे पहुंच गए, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से ये शॉर्टिंग का लेवल नहीं है। इनफैक्ट बाउंस बैक का वेट किया जा सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक NBFCs में स्ट्रैटेजी अभी अवॉइड की रखे, बाउंस बैक आने के बाद एक तरह से वापस नजरिया लिया जा सकता है कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। ओके चलिए, ये समय कुछ व्यू NBFCs पर। फाइनली आपकी तरफ से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लॉन्ग या शॉर्ट जो आपको एकदम स्क्रीमिंग आइडियाज लग रहे हो इस समय? जी अनुज जी, देखिए निफ्टी का पुट यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा, सिंपल है। 24,500 का जो पुट ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का, यानी कि 31 अक्टूबर की एक्सपायरी का, तकरीबन 100-110 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे हमने लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था, अभी भी यहाँ पर भी रेकमेंड करने जैसा है। हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर 24,500 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो इस पुट ऑप्शन को बाय कीजिए। ये एक तरह से हीरो जीरो ट्रेड भी हो सकता है, जहां पर आपका जो प्रीमियम है डबल से ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो पुट ऑप्शंस बाय कीजिए, एज अ हेज भी काम करेगा आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, या अदरवाइज आप एक शॉर्टिंग आइडिया यहाँ पर लेना चाह सकते हो। तो निफ्टी पुट ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के लेने की राय है 24,500 के। निफ्टी का पुट ऑप्शन लेने की एक एडवाइस है, मार्केट एट डेज लो। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मार्केट में इस समय क्लियर कट एक पैनिक अब स्क्रीन पर विजिबल है। क्यों? क्योंकि अब इवन बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया है, और बैंक निफ्टी अब 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे 24,680 पर। और अब हम तैयारी कर रहे हैं शायद वापस एक बार अक्टूबर लोज रिविजिट करने के लिए। मिड कैप मार्केट में कोलैप्स कंप्लीटली, 1:6 का इस समय एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। बहुत ही ख़राब मार्केट, बहुत ही ख़राब मार्केट। इस शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन वीरू और कंचन आपके साथ जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए इस ब्रेक के बाद।